कक्षा 11 के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हम अभी तक समुच्चय के निरूपण की विधियों के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें पहली विधि बताई गई थी। पहली विधि थी सारणी विधि, या सूची विधि, और दूसरी विधि थी गुण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। हम सारणी विधि को लिस्टिंग मेथड, टेबुलेशन मेथड या रोस्टर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। रोस्टर फॉर्म, और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर। तो इसमें हम कब सारणी विधि का प्रयोग करते हैं, कब गुण विधि का प्रयोग करते हैं। सारणी विधि और गुण विधि के लिए आपको बताया गया था कि जब समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो, जब समुच्चय में अवयवों की संख्या का मतलब ये हो गया वस्तुओं की संख्या, मतलब समुच्चय में जो भी अवयव एलिमेंट्स वस्तुएं भाग ले रही हैं, अगर उनकी संख्या कम होती है, अवयवों की संख्या कम होती है, तो उसे सूची विधि द्वारा लिखा जाता है। परंतु जब संख्या, यदि अवयवों की संख्या अधिक हो तो ऐसे समुच्चय को गुण विधि से ही लिखने में सुविधा होती है। मतलब ये है कहने का कि कंडीशन जब ये हो कि समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो उसे हम सूची विधि के द्वारा लिखते हैं, परंतु यदि अवयवों की संख्या अधिक हो जाए तो ऐसे समुच्चयों को गुण विधि से ही लिखने में सुविधा होती है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि समुच्चय ए, अगर एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम ये कहें कि समुच्चय ए सभी प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम ये बराबर लिखेंगे तो आप जानते हो कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, और 1 से लेके हम अनंत तक चलते चले जाएं तो वे सभी प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऐसे हम लिखते लिखते अनंत तक चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब अनकाउंटेबल नंबर्स हों, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हों, तो उसको हम जब भी लिखेंगे तो उसको हम गुण विधि से लिखेंगे, क्योंकि गुण विधि से लिखने में हमको इतना ज़्यादा एलिमेंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हम उसके गुण विशेष को प्रदर्शित कर देते हैं और उस कंडीशन में हमको समुच्चय प्राप्त हो जाता है। तो सुविधा की दृष्टि से समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए, समुच्चयों को निरूपित करने के लिए
इन दो विधियों का प्रादुर्भाव हुआ, सारणी विधि और गुण विधि का। तो सारणी विधि में हम केवल उन एलिमेंटों को लिखते हैं जिसमें अवयवों की संख्या बहुत ही कम हो, और जब अवयवों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी कि जिसको हम ऑन प्लेन पेपर लिखने में हमको असुविधा हो, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम गुण विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्यतः अंतर है गुण विधि में और सारणी विधि में। अब आपको यहाँ पर इसके बाद से हमको कुछ समुच्चयों के रिप्रेजेंटेशन समझने हैं कि कुछ समुच्चयों के रिप्रेजेंटेशन क्या हैं। जैसे यहाँ पे है संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। तो हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यन से प्रदर्शित करते हैं, यानी यन इज नोटेशन फॉर नेचुरल नंबर। यन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 1 से, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये अनंत तक चला जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यन से, धन पूर्णांकों के समुच्चय को या तो i प्लस से या z प्लस से निरूपित करते हैं। और i प्लस का मतलब ये हो गया कि इसमें केवल हमको धनात्मक संख्याएं ही मिलेंगी, और धनात्मक संख्याएं ऐसी संख्याएं हो जो पूर्ण संख्याएं हो, तो उनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं i प्लस से, और इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तीसरा है ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को i माइनस या z माइनस से निरूपित करते हैं। i माइनस का मतलब इसमें केवल ऋण पूर्णांक भाग लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ऐसे पूर्णांकों के समुच्चय को या तो i से या z से निरूपित करते हैं। तो आप जानते हैं पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की वो सभी संख्याएं होती हैं, और बीच में जीरो भी होता है, जीरो को भी पूर्णांक माना गया है। उसके बाद से है परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से निरूपित करते हैं, और q बराबर दिया है x सच दैट x बराबर p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर। यानी कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी जब वह p बटे q के रूप में हो, और p और q दोनों के दोनों क्या हो, पूर्णांक हों, लेकिन q का मान 0 के बराबर न हो। तो ऐसी संख्याओं के समूह को, ऐसी संख्याओं के समुच्चय को हम परिमेय संख्या कहते हैं, उसको लिखते हैं q से। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम IR से डिनोट करते हैं। IR का मतलब यहाँ पे ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और आप जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह रेशनल और इरेशनल, इन दोनों संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IR से। धन वास्तविक संख्याओं और ऋण वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R प्लस तथा R माइनस से निरूपित करते हैं। तो इसको अपनी सुविधा के लिए आगे हमको समुच्चयों के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए हमको इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए हम सभी अपने नोट्स बुक पे भी इसको लिख लेंगे और इसको तैयार भी कर लेंगे। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और उन एग्जाम्पल्स की सहायता से हम आपको बताएंगे कि समुच्चय निरूपण की विधियों में सूची विधि और ये क्या नाम है, समुच्चय निर्माण विधि को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को सारणीबद्ध विधि से निरूपित कीजिए। जैसे दिया है फॉलो शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ए है। तो अगर आपको यहाँ पर फॉलो शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ए है, अगर इस यहाँ पे हमको लिखना है सूची विधि के द्वारा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि फॉलो में जो अक्षर हैं वो केवल एक ही बार आएंगे। तो हो जाएगा F O L, वो हमने लिख लिया। अब इसमें क्या बच रहा है, W। ये रिप्रेजेंट करेगा फॉलो शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ए है, तो ए को लिखेंगे FOLW। यानी इसमें सभी अक्षरों को हमको लेना है, बस अंतर ये है कि हम इसमें केवल उन अक्षरों को छोड़ देंगे जो एक से अधिक बार आए हैं। यानी कि 2 बार 5 बार 10 बार कितना भी बार आया हो, हम उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा FOLW।
अगला क्वेश्चन है b बराबर x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है जहां x लेस देन 50। यानी हमको समुच्चय b के बारे में इस प्रकार से लिखना है कि b बराबर x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है और x का मान 50 से छोटा है। तो अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। कह रहा है x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है और x की वैल्यू है लेस देन 50। यानी हमको कहाँ तक जाना है? 49 तक। तो यहाँ पर हम उन संख्याओं को लेंगे जिनका पूर्ण वर्ग, मतलब जो पूर्ण वर्ग हों लेकिन उनका मान 50 से छोटा हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए एक का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी प्लस माइनस के साथ। तो उस तरह से हम इसमें केवल उन एलिमेंटों को डालेंगे जो पूर्ण वर्ग हैं लेकिन 50 से क्या हैं? छोटे हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे? 1, उसके बाद से 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 4, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, ऐसे 1, 4, 9, फिर क्या हो जाएगा? 16, 25, 36, 49। हमको 50 से छोटा ही लेना था। तो ये b बराबर हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। ऐसे देखिए c बराबर दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू कह रहा है x की वैल्यू -5 से बड़ी है और 3 से छोटी है या उसके बराबर है। x की वैल्यू 5 से -5 से बड़ी है और 3 से छोटी है, उसके बराबर है। लेकिन हमको इसमें क्या डालना है? केवल पूर्णांकों को डालना है। तो c बराबर हो जाएगा, अब -5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -5 से बड़ी वैल्यू -4, -3, -2, -1, फिर क्या हो जाएगा? 0। फिर हमको जाना है कहाँ तक? 3 तक। 1, 2 और ये हो जाएगा 3। 3 से छोटी या 3 के बराबर नहीं, हम 3 तक जाएंगे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। d बराबर दिया है x सच दैट x स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद जो x की 2 वैल्यू जाएंगी उन दोनों मानों को हम यहाँ पे लिख देंगे। हमको यहाँ पर सारणीबद्ध विधि में समुच्चय मिल जाएगा। ऐसे आगे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके दिखाएंगे। ये h तक क्वेश्चंस हैं, बाकी सभी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। यानी हमको यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है और उसको सारणीबद्ध करके, यानी कि सारणी विधि में, तालिका विधि में लिखना है। तो अब ये देखिए, इसको कहेंगे यह है तालिका विधि और यह है समुच्चय निर्माण रूप। ऐसे ही यह है तालिका विधि और यह है समुच्चय निर्माण रूप। एक ही समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हो गए। ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन यह रिप्रेजेंट करता है समुच्चय निर्माण रूप को और यह रिप्रेजेंट कर रहा है तालिका विधि को। तो तालिका विधि में अवयवों को लिखते हैं, जबकि समुच्चय निर्माण रूप में हम गुणों का बखान करते हैं, यानी गुणों को लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया है x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है और x की वैल्यू 50 से छोटी है। तो यह गुण को x के, यानी इसमें जो एलिमेंट हमको रखने हैं उनके गुणों की बात कर रहा है ऊपर। तो इन गुणों के बारे में हमको लिखना है। तो जब गुणों के बारे में लिख देंगे तो वह बन जाएगा तालिका विधि, और जब केवल गुण होंगे तो उसको हम कहेंगे कि वह है समुच्चय निर्माण रूप।